बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल और इस टॉपिक की हेडिंग जो है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी है, क्योंकि रदरफोर्ड के ही एक्सपेरिमेंट में न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ था। तो इसमें जो है इसका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है, इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट किया था जिस साइंटिस्ट ने किया था, लॉर्ड रदरफोर्ड, उस साइंटिस्ट का नाम था। और 1911 में 1911 में उसने जो है वो एक्सपेरिमेंट किया, जो कि बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, जिसको हम रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट इसको हम कहते हैं। स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट भी इस को कहा जाता है। अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इसको कहा जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में, ये आप नाइन्थ में भी पहले पढ़ चुके हैं कि रदरफोर्ड ने क्या किया था। यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हैं कि उसने एक गोल्ड फॉइल ली। आप इस डायग्राम में, इस कलर डायग्राम में आप क्लियरली देखें, ये येलो कलर की आपको नज़र आ रही है कि ये गोल्ड की फॉइल है, बहुत बारीक, पेपर की तरह बारीक गोल्ड का ये आप कह लें कि फॉइल है। और इस फॉइल में से अल्फा पार्टिकल्स को गुजारा गया है। ये अल्फा पार्टिकल्स जो है, आपको पता है, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स में से जो है वो एमिट होते हैं। और ये जो आपको नज़र आ रही है चीज़, ये वो सोर्स है जो कि अल्फा पार्टिकल्स को निकाल रहा है। और इसको हमने, इस सोर्स को, ये रेडियो एक्टिव जैसे पोलोनियम वगैरह कोई एलिमेंट हो सकता है, और इसको लेड ब्लॉक, ये लेड ब्लॉक है जिसके अंदर इसको रखा हुआ है ताकि इधर उधर इसकी स्कैटरिंग ना हो। इन अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल में से गुजारा गया, और उसके बाद गोल्ड फॉइल में से ये गुजर गए, गुजर के सीधे गुजरे, स्कैटर हुए, वापस आए। ये सारा देखने के लिए इसके डिटेक्शन स्क्रीन है। ये स्क्रीन जो है, ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन भी हो सकती है, फोटोग्राफिक प्लेट भी हो सकती है। तो इस एक्सपेरिमेंट को रदरफोर्ड ने स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स का नाम दिया। अब जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो सीधे गुजर गए हैं। ये आपको नज़र आ रहा है ना कि वो अपने रास्ते से नहीं हटे, सीधे गुजर गए हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल्स, ये वाले जो एरोज हैं, ये आपको नज़र आ रहा है, जैसे ये वाला एरो है, ये, या ये दूसरे साथ जो एरोज हैं वो ये शो कर रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो स्कैटर हुए हैं 90 से स्मॉलर एंगल पे। ठीक है, ये देखें, ये वाले सारे अल्फा पार्टिकल्स। और बहुत थोड़े अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे कि जो गोल्ड फॉइल में से गुजर नहीं सके, बल्कि उससे टकरा के वापस आए हैं, डिफ्लेक्ट बैक हुए हैं। ये था उसका एक्सपेरिमेंट कि अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल में से गुजारा। तो उसने ऑब्जर्व किया कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स हैं, दे पास्ड straight through gold foil, some were deflected, and only very small number of alpha particles were deflected back। जैसे कि इस डायग्राम में भी आप देख रहे हैं कि मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये सीधे गुजर गए हैं, जबकि नीचे आप देखें कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे हैं कि जो डिफ्लेक्ट हुए हैं, और बहुत ही थोड़े अल्फा पार्टिकल्स ऐसे हैं जो कि डिफ्लेक्ट बैक, यानी टकरा के वापस आए हैं। अब अपने इस एक्सपेरिमेंट से उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने जो ये गोल्ड, एक कुछ चीज़ें ये कि इसने जो गोल्ड फॉइल यूज़ की थी उसकी थिकनेस जो थी बहुत बारीक थी, 0.04 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस थी। और उसने ये देखा कि तकरीबन 20,000 अगर उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स लिए हैं ना, तो उनमें से सिर्फ एक अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट बैक हुआ है, एक अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो वापस आया है 20,000 में से। और इसके बाद इन सारी चीज़ों से, इन सारी ऑब्जर्वेशन से उसने ये अंदाज़ा लगाया कि एटम जो है वो किस किस्म का है, कि उसमें, क्योंकि आप देखें कि मोस्टली जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो टकराए बगैर जो है वो सीधे गुजर गए हैं। तो उससे उसने ये अंदाज़ा लगाया कि एटम का मोस्ट ऑफ पार्ट जो है वो एम्प्टी है, वेकेंट है, खाली है। और जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे जो कि डिफ्लेक्ट बैक हुए, यहाँ गए और टकरा के वापस आए, तो उससे उसने ये अंदाज़ा लगाया कि एटम के, हर एटम के सेंटर में कुछ हैवी पार्ट भी मौजूद है, और वो हैवी पार्ट पॉजिटिवली चार्ज है, जिस वजह से अल्फा पार्टिकल्स उससे टकरा के वापस आ गए हैं। तो इन सारी ऑब्जर्वेशंस की बेस पे उसने मॉडल ऑफ एटम प्रपोज किया। और जो मॉडल ऑफ एटम उसने प्रपोज किया उसको हम देखते हैं। उसका मॉडल ऑफ एटम जो है इस तरह से है। जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल उसने प्रपोज किया वो कुछ इस तरह से था कि आप देखें, इसमें पहली जो ऑब्जर्वेशन थी वो उसकी ये थी कि एटम कॉन्सिस्ट ऑफ न्यूक्लियस विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज। ये अंदाज़ा उसने कैसे लगाया कि एटम पे न्यूक्लियस है? ये अंदाज़ा उसने ऐसे लगाया कि एटम के सेंटर में से
कुछ जो थे आप कह लें कि पार्टिकल्स जो थे वो टकराए थे और वो सीधे वापस आए थे। ये देखें, कुछ पार्टिकल्स जो थे वो टकरा के सीधे वापस आए थे, जिससे उसने अंदाज़ा लगाया कि एटम के सेंटर में कोई हैवी पार्ट है और वो हैवी पार्ट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। उसके बाद दूसरी ऑब्जर्वेशन जो थी उसने ये कही कि न्यूक्लियस जो है जो पॉजिटिवली चार्ज है, इट इज़ सराउंडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके गिर्द, न्यूक्लियस के गिर्द जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर है या उनका तादाद जो है वो प्रोटॉन के बराबर है। यानी जितने न्यूक्लियस में प्रोटॉन है उतने ही न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन ये थी कि इलेक्ट्रॉन जो है ये स्टेशनरी नहीं है, ये साकिन नहीं है, दे आर इन कॉन्स्टेंट मोशन। ये मुसलसल हरकत कर रहे हैं। कैसे हरकत कर रहे हैं? दे आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द मूव कर रहे हैं। और ये हरकत कैसी है? बिल्कुल उसी तरह की हरकत है जैसे कि प्लैनेट्स जो हैं वो सन के गिर्द मूव करते हैं, सोलर सिस्टम की तरह। सोलर सिस्टम आपने देखा है ना, आपने पढ़ा हुआ है कि सोलर सिस्टम में सेंटर में सन है और बाकी प्लैनेट्स जो हैं इसके गिर्द मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करने के लिए जो फोर्स चाहिए, जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो रिक्वायर है, वो कहाँ से आती है? वो सेंट्रीपिटल फोर्स, आपको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स हम उस फोर्स को कहते हैं जो किसी चीज़ को दायरे में घुमाती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि चाहिए इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करने के लिए, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम कहते हैं ऐसी फोर्स को जो अपोजिट चार्जेस के दरमियान हो, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों अपोजिट चार्जेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कराती है और यही फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है। उसके बाद उसकी जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एटम इज ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस ने बहुत थोड़ा सा, एटम का जो टोटल वॉल्यूम है उसका बहुत थोड़ा सा हिस्सा ऐसा है जो न्यूक्लियस ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एटम के अंदर सिर्फ थोड़ी सी जगह है जो न्यूक्लियस ने ली हुई है, बाकी इर्द गिर्द जो जगह है वो खाली है, वेकेंट है। ठीक है, बाकी जो उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन ये थी कि होल मास ऑफ एटम इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। यानी एटम का जितना मास है वो कहाँ मौजूद है? न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर है और इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है, ना होने के बराबर है। तो यही वजह है कि कहते हैं कि जो एटम, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, तो एटम का जो होल मास है वो न्यूक्लियस में ही मौजूद है। और ऑल फंडामेंटल पार्टिकल्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अलावा जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल हैं वो कहाँ मौजूद हैं? दे लाई इनसाइड द न्यूक्लियस। सिर्फ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर हैं, बाकी सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर हैं और उन सबको हम कहते हैं न्यूक्लियॉन। जैसे कि अब आपको पता है कि कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उनमें से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के बाहर हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर हैं। तो जो जो चीज़ें न्यूक्लियस के अंदर हैं उनको हम कलेक्टिवली कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है सोलर सिस्टम की तरह का मॉडल था, लेकिन उसमें कुछ डिफेक्ट्स थे, कुछ खराबियां थी, कुछ खामियां थी। वो डिफेक्ट्स क्या थे? इसमें पहला डिफेक्ट ये था कि जो बिहेवियर ऑफ एटम है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम इस बेस पे, इस मॉडल की बेस पे स्टडी नहीं कर सके। फर्स्ट डिफेक्ट ये है कि इन दिस मॉडल आउटर इलेक्ट्रॉन कुड नॉट बी स्टेशनरी। यानी इस मॉडल में ये है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो स्टेशनरी नहीं हो सकते। अगर वो रुक जाएगी उनकी हरकत, इलेक्ट्रॉन हरकत नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि न्यूक्लियस उनको अपनी तरफ खींचेगा और आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि फाइनली ये न्यूक्लियस में जाके गिर जाएंगे। आप देखें कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये मूव कर रहा है, मूव करते हुए क्योंकि न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो आप देखें ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ न्यूक्लियस के क्लोज होते 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 ये जाके न्यूक्लियस में गिर गया। और जाहिर है कि जब ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। दूसरा डिफेक्ट इसमें ये था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द क्योंकि कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है, मुसलसल घूम रहा है, तो एटम्स का जो स्पेक्ट्रम है, जो एटम स्पेक्ट्रम बनाते हैं वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए, जबकि एटम असल में देते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। अब ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम क्या है ये हम कमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सिर्फ आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के मुताबिक एटम्स का स्पेक्ट्रम जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, जबकि एटम्स जो हैं वो लाइन स्पेक्ट्रम देते हैं। तो रदरफोर्ड ने इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया कि एटम लाइन स्पेक्ट्रम
क्यों देते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।